जी। इस पेपर में हमको अभी फिलहाल हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास पढ़ना है, और थोड़ा सा ये जान लेना है कि उपन्यास जो विधा है उसका जन्म कैसे हुआ, अ, और उसके बाद फिर उसका जो विकास है, या हिंदी का जो प्रारंभिक दौर है, उस समय कैसे उपन्यास लिखे जा रहे थे, कैसे शुरुआत हुई, शुरुआती उपन्यास के कौन से विषय होते थे, कौन कौन से प्रमुख उपन्यासकार थे, ये मोटा मोटी एक हम जानने की कोशिश करेंगे। तो उपन्यास जो है, जिसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसमें दो शब्द हैं, उप जोड़ न्यास। ठीक है, तो उपन्यास इस तरह से दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है, उप का मतलब है समीप और न्यास का मतलब है रखना, यानी समीप रखना। यानी आपके दुनिया में या जो उसमें लिखा जा रहा है वो इस तरह से लिखा जाए जैसे लगे कि ये हमारी ही बात लिखी जा रही है, वह या उस कृति को पढ़ के लगे कि ये हमारी बात हमारी भाषा में लिखने की कोशिश की गई है। तो इस तरह से उपन्यास जो है आधुनिक जीवन में या आधुनिक काल में, आधुनिक जीवन नहीं, आधुनिक काल में वो सबसे समीप की कृति या रचना लोगों को लगने लगी। उपन्यास के लिए हम जानते हैं कि अंग्रेजी में नॉवेल शब्द का यूज होता है, और ये हिंदी में जो उपन्यास आया वो अंग्रेजी और बांग्ला के जो उपन्यास थे वहां से प्रभावित होकर हिंदी में उपन्यास लिखा जाने लगा। और उपन्यास में कोशिश की जाती थी कि वास्तविक जीवन और घटनाओं को चित्रित करने की कोशिश उपन्यासकार करता था। तो उपन्यास का उदय जो हुआ वो बिल्कुल आधुनिक काल की घटना है। यह पूंजीवादी जो संस्कृति है उसके साथ आया। जब आप देखेंगे कि आदिकाल में या एकदम शुरुआत में कोई उपन्यास नहीं लिखा गया, उसमें गद्य भी नहीं था। तो जैसे जैसे यूरोप में उद्योगों का विकास होने लगता है, फैक्ट्रियां लगने लगती हैं, तो उसके साथ साथ एक नया वर्ग भी बनता है। वो वर्ग जो है वो मध्य वर्ग है। ये वर्ग जो है ये पढ़ा लिखा एक वर्ग है, और इसको 10 से 5 या 10 से 4 जो भी एक समय है नियत निश्चित, उस समय उसको ऑफिस में रहना होता था और उसके बाद इसके पास कोई काम नहीं होता था। तो आज हमारे पास बहुत तरह के साधन हैं मनोरंजन के। हम आपसे आपकी तुलना में जब मैं आपकी उम्र का था तो हमारे पास मनोरंजन के थोड़े कम साधन थे। आपके माता पिता के पास और भी कम मतलब साधन रहे होंगे। और उससे पहले यानी जब हिंदी में उपन्यास लिखा जा रहा था 1850 के बाद 1870 के करीब, तो यानी 100-150 साल पहले, उस समय तो और भी कम रहा होगा। और जब यूरोप में मतलब जो मध्य वर्ग का निर्माण शुरू हुआ तो उसके मनोरंजन के लिए कुछ नहीं था, मतलब कि उस समय उसके कोई उपाय नहीं था। तो इसीलिए ऐसा कुछ चाहिए था जिसमें वो मतलब उसका मनोरंजन हो सके। तो मध्य वर्ग के उदय के साथ साथ उपन्यास विधा का विकास हुआ। अंग्रेजी में लगभग 17वीं शताब्दी में, यानी जब पूरी तरह से बाजार यानी फैक्ट्रियां लगने लगी, मध्य वर्ग का निर्माण हो गया, तो उसके बाद ही हम देखते हैं कि वहां पर उपन्यास लिखे जाने लगे। तो इस तरह से उपन्यास का जो एक संबंध है वो मध्य वर्ग के उदय के साथ इसका एक संबंध है। गोपाल राय की एक किताब भी है इस पर कि मध्य वर्ग कुछ ऐसा ही है कि हिंदी उपन्यास का उदय और मध्यवर्गीय चेतना, या ऐसा ही कुछ है कि कैसे मध्य वर्ग के आगमन के साथ साथ उपन्यास का उदय हुआ। तो ठीक हिंदी में भी हम देखते हैं कि जब अंग्रेज यहाँ आते हैं और अंग्रेजों के आने के बाद ही उपन्यास विधा या आधुनिक काल हम देखते हैं गद्य लिखा जाने लगता है, तो यहाँ भी एक मध्य वर्ग का निर्माण शुरू होता है जो अंग्रेजों के आने के बाद उनके साथ वो काम करता है और उसके मनोरंजन के लिए उपन्यास विधा का आगमन होता है। पर हिंदी में उपन्यास का आगमन जितना मनोरंजन के लिए था उतना ही शिक्षा के लिए भी था, उतना ही मतलब उपन्यासकारों को अपने उपदेश यानी समाज सुधार के लिए था। क्योंकि आप ये देखिए 1857 की क्रांति के बाद एक समाज सुधार की पूरी लहर आती है हिंदी क्षेत्र में। तो उपन्यास विधा का प्रयोग एक तरह से समाज सुधार के रूप में दिखाई पड़ता है। और हिंदी उपन्यास जो है बिल्कुल जैसे नाटक जो है पुरानी गद्य विधा है, पर उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, ये सारे आलोचना का जैसे आगमन हुआ, निबंध जो है, ये सारी विधाएं जो हैं
बिल्कुल आधुनिक काल की विधाएं हैं जो आधुनिक काल के साथ, औद्योगिक संस्कृति के साथ, शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ, और तीसरा सबसे बड़ा है छपाई मशीनों के आगमन के साथ, कि जब मशीनें बन गई, क्योंकि उपन्यास एक बड़ी विधा होती है, अगर वो छपेगी नहीं, पूरी तरह से प्रिंट नहीं होगा, तो फिर उपन्यास का कोई मतलब नहीं है। ये छोटी विधा तो होती नहीं है कि कहीं पर आप मतलब पढ़कर सुना दिया और लोगों ने सुन लिया कविता की तरह, या कोई नाटक नहीं है कि आपने उसका प्रदर्शन कर दिया, जिसका नाटक का सीधा संबंध अभिनय से होता है और उपन्यास का सीधा संबंध पढ़ने से होता है, यानी इसमें पाठक होता है, उसको पढ़ना होता है। तो जब तक अगर प्रिंट नहीं होगा और छपाई मशीनें नहीं होंगी, तो इसका तो छपाई मशीन नहीं होगी तो लिखा ही नहीं जा पाएगा, छपेगा ही नहीं, तो फिर उपन्यास विधा का विकास हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह से आधुनिक काल में गद्य विधा जो है अंग्रेजी और बांग्ला उपन्यासों के मार्फत या उनकी देखा देखी हिंदी में भी इसकी शुरुआत हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में एक लेख लिखा था, उपन्यास रहस्य, जिसमें वो लिखते हैं कि उपन्यास के प्रचलन, विकास एवं सृजन का श्रेय पश्चिमी देशों के लेखकों को ही है, जिनसे प्रेरणा लेकर हिंदी में भी उपन्यास रचना की जाने लगी। बालकृष्ण भट्ट जो है, आप जानते हैं कि एक प्रमुख उपन्यासकार थे, उपन्यासकार भी थे, निबंधकार भी थे, पत्रिका भी निकालते थे भारतेंदु युग में। तो उन्होंने ये बात कही थी कि हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेजों की नकल करते जाते हैं, उपन्यास का लिखना भी हम उन्हीं के दृष्टांत यानी उन्हीं के उदाहरण से सीख रहे हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि बांग्ला के, अंग्रेजी के बहुत सारे उपन्यासों का शुरुआत में जो है हिंदी में अनुवाद होता है। और उपन्यास मुख्यतः जो है प्रेमचंद के समय में आकर के एक निश्चित रूप ग्रहण करता है, लेकिन प्रेमचंद जो पूर्व युग है, यानी उपन्यास को हम 3 काल में बांटते हैं, प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग। फिर प्रेमचंदोत्तर युग में अलग अलग उपन्यास हैं, ऐतिहासिक उपन्यास है, मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास है, समकालीन उपन्यास है, दलित आदिवासी स्त्री उपन्यास है। तो इस तरह से ये प्रेमचंद के बाद वाले काल में है। पर चूंकि प्रेमचंद जो है सबसे प्रमुख है हिंदी के उपन्यासकार थे, इसलिए हम हिंदी उपन्यास का जब वर्गीकरण करते हैं तो उसमें प्रेमचंद को केंद्र में रखते हैं और ये मानते हैं कि प्रेमचंद के पूर्व का एक युग है और एक प्रेमचंद के समय का युग है और एक प्रेमचंद के बाद का युग है। प्रेमचंद ने उपन्यास के बारे में सबसे अच्छी बात कही, उन्होंने लिखा कि मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र समझता हूँ। ये प्रेमचंद की बात है, उन्होंने एक लेख लिखा है उपन्यास, वो लेख कहीं होगा मेरे पास, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, पढ़ना चाहिए। 2 लेख हैं उपन्यास पर प्रेमचंद के, तो इससे आप उपन्यास के बारे में जो प्रेमचंद के जो विचार है और बहुत समझा कर और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने उस लेख में वो लिखा है। तो लिखते हैं कि मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र समझता हूँ, मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। तो यानी मनुष्य जो है वो उपन्यास के केंद्र में, और कौन सा मनुष्य जो है, ये आम मनुष्य, ऐसा मनुष्य जो अब तक जो है साहित्य के केंद्र से बाहर था। अब तक होता क्या था कि ऐसे लोग साहित्य के केंद्र में थे जो राजा थे, कहीं के राम भी राजा थे, कृष्ण भी राजा थे, या मध्यकालीन कोई राजा हो सकता है, चंद्रगुप्त मौर्य हो सकता है, अकबर हो सकता है, मतलब राजा और रानियों की कहानियां, या समाज का ही कोई बहुत रईस या ओहदेदार कोई व्यक्ति है जिस पर कविताएं और वगैरह लिखे जाते थे। पर उपन्यास और आधुनिक काल के आगमन के साथ कहानियों में बहुत सारे आम लोग, हमारे आपके जैसे लोग उसके पात्र होने लगे और मानव जीवन का एक विस्तृत क्षेत्र जो है उपन्यास में दिखाई पड़ने लगा, क्योंकि उपन्यास में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। वो आदि से अंत तक, यानी शुरुआत से अंत तक का चित्रण चलता रहता है। एक मुख्य कथा होती है, उसके साथ साथ एक उपकथा या उसको आनुषंगिक कथा भी कहते हैं, वो साथ साथ चलती रहती है। तो हिंदू उपन्यास के जो मुख्य चरण है, उसमें जो है पहला जो है वो है प्रेमचंद पूर्व युग, 1850 से 1915। प्रेमचंद पूर्व जो हिंदी उपन्यास है, इसमें सुधारवादी और उपदेश प्रधान 2 तरह की प्रमुख दृष्टि थी, और उद्देश्य जो था वो मनोरंजन था। यानी इन उपन्यासों में खूब उपदेश दिए गए हैं, सुधारवादी बातें की गई हैं, वो शिक्षा
मतलब अपने स्तर से वो जिस तरह की शिक्षा फैलाने का काम कर सकते थे वो काम करने की कोशिश की गई। तो उपन्यास विधा जो है इस काल में अपना स्वरूप ग्रहण करना शुरू करती है, यानी हिंदी में उपन्यासों की रचना शुरू होती है। ये उपन्यास प्रधानतः सुधारवादी, यानी सुधार, समाज सुधार की दृष्टि से, या उपदेश मूलक होते थे, यानी जिसमें किसी तरह का उपदेश दिया जाता था कि स्त्री को कैसे रहना चाहिए, आदर्श स्त्री क्या है, या हमारे समाज में शिक्षा का क्या महत्व है, इस तरह की तमाम बातों में लिखी जाती थी। और एक उद्देश्य ये था कि वो मनोरंजन भी करे, यानी जो लोग उसको पढ़ रहे हैं उससे उनका मनोरंजन हो, उससे उनका थोड़ा समय जो है व्यतीत होने में थोड़ा मदद मिले। क्योंकि ये देखा जाने लगा था कि ज्यादातर स्त्रियां घर पर रहती हैं और उनको लगता था कि अगर स्त्रियां जो घर पर हैं उनको कुछ पढ़ना चाहिए। तो उन शुरुआत के जो उपन्यास थे उसमें यही केंद्र में किया गया कि स्त्रियों में कैसे सुधार किया जाए, उनकी सोच को कैसे ठीक किया जाए, ये जो है ये उपन्यासकारों की सोच थी। उसके बाद इसी काल में तिलिस्मी और जासूसी उपन्यास भी लिखे गए, यानी प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास का जो ये पीरियड है 1850 से 1915 का। 1915 इसलिए क्योंकि वहां से फिर प्रेमचंद का पहला उपन्यास 15 में प्रकाशित होता है। तो इसमें जासूसी और अय्यारी उपन्यास भी लिखे जाते थे। जासूसी मतलब कि एकदम रहस्य होता था उसमें, जैसे जासूस एक तरह से कैसे वो खोजबीन करता है उस तरह से। और अय्यारी उपन्यास या तिलिस्मी और अय्यारी उपन्यास वो थे जिसमें एक तिलिस्म होता था जहाँ पर खजाना छुपा होता था और उस खजाने के पीछे सब लोग भागते थे, और वो तमाम तरह के हैरत अंगेज घटनाओं से गुजरते हुए उस तिलिस्म में तक पहुंचा जाता था। उस बीच पूरा राजा और एक राजा और दूसरे राजा के बीच में मारपीट होता था। और ये जो ज्यादातर जो ये संघर्ष होता था वो अय्यारों के बीच में होता था। अय्यार वो होते थे जो रूप बदलने में माहिर होते थे, और उनके पास कुछ कुछ स्पेशल मतलब पावर होता था कि वो आदमी से बाघ बन सकते थे, या फिर रूप तो बदल सकते थे, छोटे बड़े हो सकते थे। तो ये जो थे ये अय्यार थे। तो ये तिलिस्मी उपन्यासों में ये आते थे। फिर इसमें ये था कि तिलिस्मी और ये अय्यारी उपन्यासों में लोगों को चमत्कृत करना ही मुख्य था। तो ये जो है ये तीन तरह के उपन्यास जो हैं ज्यादातर इस काल में लिखे गए। पहला जो उपन्यास था जो इस काल में लिखा गया, पहले रामचंद्र शुक्ल ने ये माना था कि परीक्षा गुरु जो है वो अंग्रेजी ढंग पर लिखा हुआ पहला हिंदी उपन्यास है जो 1882 में छपा था। पर उसके बाद अब उपन्यासों को लेकर खूब खोज हुई, बहुत सारी किताबें लिखी गई। ये बात रामचंद्र शुक्ल ने 1936 में कही थी, यानी उनका उपन्यास उनका इतिहास ग्रंथ 36 में प्रकाशित हो गया था। पर उसके बाद लोगों ने बहुत सारा लाइब्रेरी छानी, और ये खोज जो है, रिसर्च जो है चलता रहता है। तब पता चला कि एक उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, जो 1870 ईस्वी का उपन्यास है। 1870 में ही ये उपन्यास लिखा गया था, जिसके लेखक है पंडित गौरी दत्त। इसमें नाम से आपको पता है कि देवरानी और जेठानी की इसमें कहानी है। तो ये स्त्रियों के पढ़ने पढ़ाने के लिए लिखी गई किताब थी। इसमें संवाद है देवरानी और जेठानी के बीच में, और वो उनके समाज को देखने की दृष्टि है। इसकी भूमिका में गौरी दत्त ने लिखा है कि मैंने इस कहानी को नए ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। तो ये इसकी भूमिका में गौरी दत्त ने लिखा है कि ये नए ढंग, मतलब ये नया उपन्यास है। ये जो है अब वो पुराने ढर्रे पर चलने वाला साहित्य नहीं है। तो नए ढंग का उपन्यास है, मतलब वही है कि जिस तरह से नॉवेल बांग्ला और अंग्रेजी में लिखा जा रहा है उस तरह से लिखने की कोशिश मैंने की है। इसमें स्त्रियों के बोलचाल की भाषा जो है, और ये आगरे के आसपास का समाज है, तो वहां जो इस तरह की हिंदी बोली जाती है उसी हिंदी में इसको लिखने की कोशिश की गई है। और ये बताया गया है कि पढ़ी और बेपढ़ी स्त्री में क्या अंतर होता है, या स्त्रियों को क्यों पढ़ना चाहिए, उनके जीवन में शिक्षा का क्या महत्व हो सकता है। और ये जो है ये स्त्रियां जो हैं ये बनिया समुदाय की है, और ये गौरी दत्त ने लिखा है अपनी भूमिका में उपन्यास के कि आजकल के बनियों के घर में जो हो रहा है ठीक ठीक मैंने वही लिखने की कोशिश की है, इसमें बिंदु मात्र का भी कोई फर्क नहीं है, ऐसा गौरी दत्त ने अपने उस उपन्यास में लिखा है। और इससे पता चलता है कि ये स्त्रियों के शिक्षा के लिए या उनकी जो स्थिति थी उसमें सुधार के लिए की कोशिश इस उपन्यास में की गई। इसके बाद एक और उपन्यास आया, उसका नाम था वामा शिक्षक।
ये किताब 1872 में लिखी गई थी, पर छपी ये किताब या उपन्यास 1883 ईस्वी, पर ये लिख ली गई थी 1872। अभी जो खोज हुआ है, बहुत सारे लोग अब इस पर एक मत। ये किताब 3 लोगों ने मिलकर लिखी थी, मुंशी ईश्वरी प्रसाद, मुदर्रिस रियाजी और मुंशी कल्याण राय। इन लोगों ने मिलकर के ये 1872 में लिख लिया था, लेकिन छपा 1883 में। और ये इसमें इसकी भूमिका में कहा गया है कि आर्यों की लड़कियों के लाभार्थ लिखा गया है, कि आर्य घर की लड़कियां या यानी हिंदू घर की जो लड़कियां हैं उनके स्थिति में कैसे सुधार हो सकता है, उनके लाभ के लिए लिखा गया है। और सामाजिक कुचालों से विमुख करने और सुचाल की शिक्षा देने हेतु लिखा गया है। यानी सामाजिक कुचाल यानी खराब चाल जो समाज में सही ढंग नहीं है, उससे बचाने के लिए, और सुचाल क्या होता है यानी सही ढंग क्या है समाज में रहने का एक स्त्री के लिए, उसकी शिक्षा देने हेतु इस उपन्यास की रचना की है। और ये भी कहा भूमिका में कि जिसको हिंदुओं की लड़कियां बेरोक समझती हैं, वैसी प्रतिदिन की बोलचाल की भाषा में इसको लिखने की कोशिश की गई। तो ये जो है, ये दूसरा उपन्यास था जो वामा शिक्षक। इसके बाद तीसरा जो उपन्यास आया ये भाग्यवती है, जिसकी चर्चा रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में की है, जिसके रचनाकार हैं श्रद्धा राम पिल्लौरी। 1877 में ये लिख लिया गया था, पर ये छपा 1887 में। इसको एक महताब कौर नाम की एक औरत थी जिसने ये प्रकाशित कराया। तो भाग्यवती भी जो है वो, उसमें वो कहते हैं रामचंद्र शुक्ल की, हालांकि ये अंग्रेजी ढंग पर नहीं है, लेकिन बहुत सारी इसमें नई बातें दिखाई पड़ती हैं और ये एक अच्छा उपन्यास है। इसकी प्रशंसा जो है रामचंद्र शुक्ल करते हैं। इसमें भी वही है कि सुधारवादी प्रवृत्ति से इस उपन्यास को लिखा गया है और आगरा और सहारनपुर के आसपास की जो भाषा है उस हिंदी का प्रयोग किया गया है। और ये सारे उपन्यास अब बहुत इजीली अवेलेबल हैं, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है परीक्षा गुरु उपन्यास है। परीक्षा गुरु उपन्यास जो है लाला श्रीनिवास दास ने लिखा, ये 1882 ईस्वी में छपा। और रामचंद्र शुक्ल ये कहते हैं कि ये हिंदी का पहला अंग्रेजी ढंग पर लिखा हुआ मौलिक उपन्यास है। मतलब इसमें जो उपन्यास के जो तत्व होते हैं कि इसमें कथानक होता है, एक चरित्र चित्रण होता है, पात्र होते हैं, संवाद होते हैं, भाषा शैली, उद्देश्य, ये सब उपन्यास के तत्व हैं जो अंग्रेजी माध्यम के उपन्यासों में दिखाई पड़ते थे। तो उसी आधार पर ये परीक्षा गुरु लिखा गया है। इसको नई चाल की पुस्तक कहा लाला श्रीनिवास दास। जैसे गौरी दत्त ने भी अपने उपन्यास से ये कहा था कि ये नए तरीके का उपन्यास है, उसी तरह से लाला श्रीनिवास दास भी ये कहते हैं कि ये नई चाल की पुस्तक है। इसमें जो उच्च वर्ग के रईस हैं, ठीक है, उनका जो अंतर्द्वंद है इस परीक्षा गुरु में, उसको दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे उसमें एक प्रदर्शन प्रियता होती है कि उसका पैसा बहुत आ जाता है, तो वो किस तरह की रईसी करता है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। और फिर पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव पड़ रहा था समाज पर, उसको भी दिखाने की कोशिश की गई है। और ये बताया गया है कि हर तरह से भारतीय संस्कृति ही श्रेष्ठ है, पाश्चात्य संस्कृति से हमें बचकर रहना चाहिए, ऐसा इस उपन्यास में कहा गया है। और इसमें भी वही है कि उपदेश वृत्ति का तरीका अपनाया गया है कि इसमें भी उपदेश दिया गया है। ये सारे उपन्यास जो हैं एकदम उपदेश के रूप में लिखे गए कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, ये श्रेष्ठ है, ये बुरा है। बाद के उपन्यासों में ये आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो शुरुआत है और इस समय हिंदी उपन्यास अपना एक रूप ग्रहण कर रहा था। उसके बाद फिर बालकृष्ण भट्ट का आगमन होता है, जिसमें उनके वो ऐसे तो उन्होंने 3 उपन्यास लिखे, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान और 1 सुजान। तो ये बालकृष्ण भट्ट का जो ये उपन्यास है, ये 3 उपन्यास हैं और प्रमुख निबंधकार थे। बालकृष्ण भट्ट की भाषा में एक बहुत व्यंग्यात्मक एक अप्रोच हुआ करता था और वो अपनी बात बहुत चूंकि बहुत श्रेष्ठ निबंधकार भी थे, तो अपनी बात जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कहना जानते थे। नूतन ब्रह्मचारी जो है वो बहुत छोटा सा उपन्यास है, वो 42 पृष्ठों का एक लघु उपन्यास है और इसका नाम ही रखा कि नूतन ब्रह्मचारी, एक सहृदय के हृदय का विकास, इस उपन्यास का पूरा नाम था। जिसमें एक विनायक नाम का लड़का है, बालक है, जो सच बोलने वाला है, आज्ञाकारी है, परोपकारी है, दयालु है, दूसरों की मदद करने वाला है।
तो उस नूतन ब्रह्मचारी के माध्यम से एक समाज में एक आदर्श विनायक के रूप में आदर्श एक चरित्र गढ़ने की कोशिश बालकृष्ण भट्ट ने की है। पर इनका जो 100 अजान एक सुजान उपन्यास है वो ज्यादा महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें जो है ये व्यंग्यात्मक है और व्यंग्यात्मक विधा का आश्रय लिया है, उपयोग किया है, और इसमें मानव जीवन की जो सामाजिक परिस्थितियां हैं उस समय उसका बहुत सुंदर चित्रण इसमें मिलता है। इसमें 23 प्रस्ताव, ये यानी उपन्यास जो है प्रस्तावों में बटा हुआ है, 23 प्रस्ताव हैं और 23 भाग में बटा हुआ है, और हर प्रस्ताव जो है किसी न किसी उपदेश से शुरू होता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। अगर 100 लोग बुरे हैं उसमें एक अच्छा है तो वो बहुत अच्छा है, इसलिए इस उपन्यास का नाम ही है 100 अजान जो नहीं जानते हैं और एक सुजान। उसका ठाकुर जगमोहन सिंह का एक उपन्यास है श्यामा स्वप्न, ये खूब पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव वगैरह में। ये 1888 में प्रकाशित हुआ, ऐसे तो ये 1885 में लिखा हुआ है। ये एक तरह से रीति काव्यात्मक उपन्यास है। इसमें राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण है और रीतिकालीन पद्धति पर लिखा गया है, और भाषा बहुत ही संस्कृत निष्ठ है। तो ये बस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है। पूछा जाता है श्यामा स्वप्न जो है किसका उपन्यास है। उसके बाद और भी बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने इस काल में उपन्यास लिखे। लज्जा राम मेहता है, राधा कृष्ण दास हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, और भी थे लोग, राधा कृष्ण सहाय थे। तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इस काल में रचना की, और इनके सारे जो रचनाएं थी वो ज्यादातर जो है ये उपदेश प्रधान हुए इस मामले में, यानी सुधारवादी और उपदेश मूलक उपन्यास थे। इस काल में जो दूसरे तरह का जो उपन्यास लिखा गया वो जो था वो तिलिस्मी उपन्यास था। मैंने आपसे कहा कि तिलिस्मी उपन्यास में जो है एक तिलिस्म होता था और फिर उसकी खोज में ये सारे लोग लगते थे कि खजाना कहाँ छुपा हुआ है, और तमाम तरह के हैरत अंगेज और रहस्यों से एकदम चमत्कृत करने वाली घटनाएं घटती थी। देवकीनंदन खत्री तिलिस्मी उपन्यासकार जो थे, जो एकमात्र और सबसे बड़े उपन्यासकार हुए, वो देवकीनंदन खत्री थे। हमारे समय में वो चंद्रकांता जो इनका उपन्यास लिखा हुआ है वो संडे को रोज आता था, बाद में भी शायद किसी चैनल पर आता था। तो ये चंद्रकांता उपन्यास इन्होंने लिखा, और वो चंद्रकांता उपन्यास जो है वो बहुत प्रसिद्ध हुआ। इस काल के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार हैं देवकीनंदन खत्री। इसके बाद चंद्रकांता तो 1891 में लिखा गया। फिर उन्होंने चंद्रकांता संतति लिखी जो 24 भाग में था, और ये लगातार धारावाहिक पत्रिका थी उपन्यास लहरी। उस पत्रिका में ये धारावाहिक यानी एक हिस्सा दूसरा हिस्सा इस तरह से 1894 से 1905 तक ये उपन्यास छपता रहा। चंद्रकांता संतति यानी चंद्रकांता के बाद बच्चे, उसमें पूरी कहानी है। फिर काजर की कोठरी, भूतनाथ, ये सारा उपन्यास है। भूतनाथ जो है वो 21 भाग में है। पहला 6 भाग जो है देवकीनंदन खत्री ने लिखा, और इसके बाद का जो 14 या 15 भाग था वो उनके बेटा, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई तो उनके बेटा दुर्गा प्रसाद खत्री ने लिखा। लेकिन देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों का ये महत्व है कि, और ये महत्व रामचंद्र शुक्ल ने भी स्वीकार किया है और बाकी लोगों ने भी स्वीकार किया है, कि देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता की वजह से हजारों लोगों ने, जो हिंदी नहीं जानते थे या जो उर्दू जानते थे, उन्होंने हिंदी सीखी। और देवकीनंदन खत्री के उपन्यास जो हैं, मतलब उसका जो धारावाहिक के रूप में वो निकलता था, तो लोग प्रेस के बाहर यानी जहां पर ये उपन्यास छपता था वहां पर लोग लाइन लगाकर खड़े रहते थे, और इनका जो उपन्यास है वो हाथों हाथ बिक जाता था। वो इतना मतलब प्रसिद्ध था। अगर आज भी अगर आप चंद्रकांता पढ़े तो पढ़ते ही चले जाएंगे, क्योंकि इतनी रोमांचक तरीके से लिखी गई। और दूसरी बात कि इन्होंने इतने सहज सरल हिंदी का उपयोग किया है, इसलिए माना जाता है कि बिल्कुल एक आदर्श हिंदी जो होनी चाहिए, यानी इनकी भाषा जो है वो हिंदुस्तानी थी, जिसमें बोल चाल के हिंदी के शब्द हों या अरबी फारसी के शब्द हों, उर्दू के शब्द हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता जिस भाषा को समझती थी उस भाषा का उपयोग देवकीनंदन खत्री ने अपने उपन्यास में किया। और देवकीनंदन खत्री ने एक जगह यह लिखा भी है कि अगर आप दर्शन की किताबें पढ़ते हैं और उसके लिए अगर आप शब्दकोश देखते हैं तो कोई बात नहीं है, पर अगर आप सामान्य किताबें पढ़ रहे हैं, उपन्यास पढ़ रहे हैं, और उसके लिए भी अगर शब्दकोश की शरण में आपको जाना पड़े
तो निश्चित रूप से एक प्रॉब्लमेटिक बात है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मेरी हिंदी किस श्रेणी की है मैं ये तो नहीं बता सकता या कोई दावा नहीं कर सकता, पर मेरी हिंदी समझने के लिए मैं ये जरूर कह सकता हूं कि आपको शब्दकोश की शरण में नहीं जाना पड़ेगा। तो ये एक एकदम क्लियर जो दृष्टि थी, एक सोच थी। इसलिए माना जाता है कि बहुत सारे लोगों ने स्वीकार किया कि प्रेमचंद को प्रेमचंद बनाने में देवकीनंदन खत्री का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि प्रेमचंद को एक बिल्कुल एक पाठक वर्ग, एक तैयार पाठक वर्ग मिला, जो देवकीनंदन खत्री के उपन्यास और उनकी सहज सरल भाषा की वजह से संभव हो पाया। तो ये देवकीनंदन खत्री का इंपॉर्टेंस है, ये महत्व है। उसके बाद जासूसी उपन्यास, ये तीसरा है। जो मैंने कहा कि पहला जो कैटेगरी थी वो था उपदेश मूलक और सुधारवादी उपन्यास, जिसमें हमने ये सारे लोगों को देखा है ना, गौरी दत्त को, और फिर वो वामा शिक्षक उपन्यास को, भागीरथी, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी और बालकृष्ण भट्ट, लज्जाराम मेहता, राधा कृष्ण दास, लज्जाराम मेहता, ये सब लोगों के उपन्यासों को देखा। और फिर उसके बाद दूसरा जो भाग है वो तिलिस्मी उपन्यास है, जिसमें देवकीनंदन खत्री थे। और तीसरा जो है वो जासूसी उपन्यास है। इसमें गोपाल राम गहमरी जो है ये सबसे बड़े नाम है। गोपाल राम गहमरी ने भी उपन्यासों को लोकप्रिय बनाया, पर उनको वो लोकप्रियता हासिल नहीं हो पाई जो लोकप्रियता देवकीनंदन खत्री और उनके उपन्यासों को थी। आप ये समझ लीजिए कि देवकीनंदन खत्री ने उस समय यानी 1891 में उनका चंद्रकांता उपन्यास छपता है, और लगभग उसके 4-5 साल के अंदर ही उस समय वो अपना खुद का प्रेस बना लेते हैं और अपने खुद के प्रेस से अपनी किताबें छापने लगते हैं। वो प्रेस लगभग अभी तक जिंदा है, और उस प्रेस से इतनी कमाई हुई कि उनके 2 पीढ़ी ने खाई। उस समय तो कितने उनके उपन्यास बिके होंगे। अभी उनके पर पोते हैं विवेक खत्री, जो बनारस में रहते हैं, वो भी एक तरह का प्रेस चलाते हैं, जो अब किताबें मतलब नहीं छापते, लेकिन दूसरे तरह के प्रिंट का काम वो करते हैं। खैर, तो जासूसी उपन्यास जो है, गोपाल राम गहमरी इसमें एक प्रमुख नाम है। उस समय एक अंग्रेजी के बहुत उस समय अंग्रेजी के एक बहुत फेमस उपन्यासकार थे आर्थर कानन डायल, जिनके जासूसी उपन्यास जो हैं वो दुनिया भर में प्रसिद्ध हो रहे थे। उनके उपन्यासों को गोपाल राम गहमरी ने खूब पढ़ा था, और वहां से बहुत सारा उन्होंने मैटर भी लिया। तो उनसे प्रभावित होकर गोपाल राम गहमरी ने बहुत सारे उपन्यास लिखे। मतलब मुझे लगता है कि 50-60 से ऊपर इनके उपन्यास हैं। इनके उपन्यास का जो टाइटल है या नाम है, उससे ही आप समझ पाएंगे कि ये किस तरह के उपन्यास होंगे। जैसे सरकटी लाश, जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी, गुप्त भेद, जिंदे की लाश, ठीक है, इस तरह के उपन्यास वो लिखते थे। और ये था कि इनके उपन्यासों में भी एक वो जासूसी उपन्यास का रोमांच होता था, और लोग जो है इन पढ़ते थे, और ये भी बहुत उस समय प्रसिद्ध थे। इनका जो उद्देश्य था, इन दोनों तरह के तिलिस्मी उपन्यासों का भी और जासूसी उपन्यासों का भी उद्देश्य साफ था कि ये विशुद्ध मनोरंजन के लिए लिखे गए उपन्यास थे। इसमें उस तरह का मतलब कोई उपदेश देने की कोशिश नहीं की गई, किसी तरह के ज्ञान देने की कोशिश नहीं की गई। ये एकदम शुद्ध मनोरंजन के लिए लिखी गई, जनता को लक्ष्य करके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये 3 तरह के जो उपन्यास हैं, ये जो पूरा हमने अभी देखा, तो ये प्रारंभिक जो उपन्यास हैं, 3 तरह के उपन्यास। तो ये सबसे अच्छी मतलब आप देखेंगे कि ये आधुनिक हिंदी जो उपन्यास की शुरुआत होती है, तो फिर इस काल का क्या महत्व है। मतलब अगर उपदेश के लिए लिखी गई और वो सिर्फ या मनोरंजन के लिए लिखी गई, तो क्या कोई इसका मतलब फायदा हिंदी उपन्यास को हुआ। तो हम ये देखते हैं कि जब भी किसी चीज की शुरुआत होती है, तो वो अपने बिल्कुल श्रेष्ठ रूप में मौजूद नहीं होता है। वो एक प्रक्रिया है। तो इतना तो हुआ कि इस काल की वजह से, प्रेमचंद पूर्व के उपन्यासों की वजह से, हिंदी उपन्यास का एक रूप जो है वो बना, और उसका मतलब वो धीरे धीरे स्थिर होता चला, जो प्रेमचंद के यहाँ जा करके अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। प्रेमचंद को एक भरी पूरी परंपरा जो है, अपने लेखन से पहले, यानी उपन्यासकार प्रेमचंद को एक भरी पूरी उपन्यास लेखन की परंपरा और पाठक जो है वो उनको मिलते हैं। तो इस तरह से परवर्ती काल की जो भूमिका है, यानी प्रेमचंद युग की जो भूमिका है, उसकी भूमिका जो है भारतीय प्रेमचंद पूर्व जो उपन्यास लिखे गए
उन उपन्यासों की वजह से। ठीक है कि इनका प्रधान उद्देश्य जो था वो उपदेश और मनोरंजन था, लक्ष्य जो था वो समाज सुधार था कि किस तरह से समाज को बेहतर बनाया जाए। और इस तरह से हम ये देखते हैं कि विषय, भाषा और शिल्प की दृष्टि से प्रवृत्ति जो उपन्यास का युग था उसमें वो पूर्णता को प्राप्त करता है, पर उसकी एक भूमिका जो है प्रेमचंद पूर्व के उपन्यासों में हमें दिखाई पड़ती है। तो इस तरह से ये प्रेमचंद पूर्व उपन्यास और उनकी विशेषताएं और उनका महत्व, इसकी चर्चा हमने अभी की। कल जो है हम प्रेमचंद युग की बात करेंगे उपन्यास को, और उसमें प्रेमचंद का जो महत्व है, और फिर उपन्यास प्रेमचंद युग के हिंदी उपन्यासों पर बात करेंगे।